इसमें अब वेटनरी में दो तरह से एडमिशन है। एक है जो कि 15% सीट है जहाँ नीट मैंडेटरी, जैसे राजस्थान नीट मैंडेटरी किया है, अभी फिर से अभी रिसेंट नोटिस निकाला है। भारत में ऐसा स्टेट भी है जहाँ पर न तो नीट की जरूरत है ना उसका कोई टेस्ट है। तीन ही जगह ज्यादा कॉलेज है, बाकी यूपी में तो है ही नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हमारे साथ में है फाउंडर ऑफ बॉडमास। इनका जो बॉडमास एजुकेशनल सर्विसेज के नेम से चलता है यूट्यूब चैनल। तो बीइंग एजुकेशनिस्ट ही वांट टू शेयर आवर ओपिनियन। वो अपने अनुभव के साथ में 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को गाइड किया हुआ है, अलग अलग जगह भेजा है, तो अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। सो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ में अशोक कुमार सिंह जी हैं जो कि अपना अनुभव साझा करेंगे यार। तो सर हम शुरुआत यहीं से करेंगे। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें, अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं कि किस तरह से बच्चों को आप सर्विसेज देते हैं या हाउ यू कनेक्टिंग विद द ऑडियंस। सबसे पहले तो निखिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट में। और देखिए, बॉडमास एजुकेशन जो है 2018 में मैंने शुरू किया, और इसके पहले भी लगातार एजुकेशन फील्ड में ही अलग अलग वर्टिकल में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मैनेजमेंट हो, चाहे एडवाइजरी हो, कई भारत के बड़े हॉस्पिटल को भी एडवाइजरी किया है। क्योंकि जो मेरा करियर शुरू हुआ है वो हुआ है बैंक में, और बैंक में मैं फंड करता था हॉस्पिटल्स को, जिसमें बड़े हॉस्पिटल्स में मैं मणिपाल को भी मैंने स्क्रैच से लोन दिया हुआ है। और भी बड़े हॉस्पिटल्स, चाहे दुनिया भर के बड़े हॉस्पिटल्स, आगा खान हॉस्पिटल, नैरोबी या जुलेखा हॉस्पिटल, रियाद, तो दुनिया भर के हॉस्पिटल्स को एडवाइजरी देता था कि वो कैसे चले, कैसे वो प्रोडक्टिव हो सकते हैं। तो जो पाला था हमेशा से डॉक्टरों और हॉस्पिटल के साथ ही पढ़ता था। बॉडमास एजुकेशन 2018 में इसलिए शुरू किया क्योंकि इंडियन मार्केट तब तक ऑर्गेनाइज नहीं था। उसके पहले मैंने कम से कम 25 कंट्री में ट्रैवल किया है इंडिया से बाहर, और वहाँ के स्टूडेंट को भी एड्रेस किया है, वहाँ के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, उनको भी एड्रेस किया है। और मेडिकल एजुकेशन को अगर आप भारत में जो कोर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है MBBS का, उसके स्क्रैच से डेवलप किया है चाइना के लिए। तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा है इन्हीं सब चीजों का। अब उसी को बॉडमास एजुकेशन सर्विसेज एक काउंसलिंग प्लेटफॉर्म के रूप में है, जहां मैं बच्चों को, पेरेंट को अपने अनुभव से, उनको एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये काउंसलिंग में क्या उनके लिए जरूरी है, कोर्स क्या अच्छा रहता है, कैसे उनका करियर बन सकता है। यही मैं कर रहा हूँ। ओके, तो अगर इसको ऐसे समझे कि ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, सब अपना अपना सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपका मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट पे ज़्यादा स्ट्रांग रहा, ये ज़्यादा समय इंटरनेशनल मार्केट पे दिया। जरूर इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा समय दिया है, पर अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को देखेंगे तो यूट्यूब चैनल पे आपको 95% कंटेंट जो है वो इंडियन डोमेस्टिक मिलेगा। हाँ, इंडियन मेडिकल कॉलेजेस के बारे में मिलेगा। जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो 2018 के बाद, जब 2016 के बाद नीट आया, 17 के बाद वो मैंडेटरी हो गया, तो 2018 से मैंने इसको इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि भारत जो है वो बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल एजुकेशन। और पिछले 8 साल में भारत में बहुत सारे मेडिकल सीट्स बढ़े हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस आए हैं, और आने वाला और अगला 4-5 साल अब साउथ इंडिया के लिए नहीं, नॉर्थ इंडिया के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ऐसे स्टेट्स के लिए भी बेहद जरूरी है, और इसमें बहुत कुछ होगा। तो अभी जो है भारत बहुत बड़े फोकस में है, लेकिन इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन जो है उसके बारे में भी लंबा अनुभव है मेरा। तो जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल मेडिकल एजुकेशन में जाना चाहते हैं, उनको भी गाइड करता हूँ। स्टडी अब्रॉड का क्या कॉन्सेप्ट है? बिकॉज आजकल हर दूसरा बंदा स्टडी अब्रॉड का काम कर रहा है, और स्टडी अब्रॉड में क्या अच्छी चीज़ है और क्या ऐसा जिससे बचना चाहिए बच्चों को? देखिए, खास करके स्टडी अब्रॉड में अगर हम MBBS प्रोग्राम की पहले बात कर लें, तो जो बिग 4 हैं, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ पर जो एडमिशन प्रोसेस है
और वो जटिल है और काफी वो महंगा भी है, तो स्टूडेंट वहां जाते नहीं है। इसके बाद जो है भारत का बहुत बड़ी संख्या में बच्चे वहां नहीं जाते, बहुत छोटी संख्या में बच्चे जाते हैं। अब आते हैं हम लोग ऐसे मार्केट पे जो सबसे सस्ता है, जहां इंडियन ऑडियंस, इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा जा रहे हैं, जैसे रसिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो ऐसे जब आप कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जानना बेहद जरूरी है कि कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। अगर रसिया की भी आप अच्छी यूनिवर्सिटीज में देखेंगे तो वहाँ एडमिशन प्रोसेस जो है वो रिटन टेस्ट के थ्रू है, वहाँ पर भी आपको महंगी फीस है, तो उनमें स्टूडेंट कम जाते हैं या वो कम प्रोमोटेड यूनिवर्सिटी हैं। जो यूनिवर्सिटी आप सबसे ज़्यादा प्रमोशन में देखते हैं, जो सस्ती हैं, प्लस जहाँ एडमिशन प्रोसेस आसान है और जहाँ जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए अच्छा कमीशन है। लेकिन जो स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से या पेरेंट पर्सपेक्टिव से आपको रिसर्च करना बेहद जरूरी है। अगर रसिया का एग्जाम्पल लें तो 60 से ज्यादा यूनिवर्सिटी में भारत के स्टूडेंट जा रहे हैं एमबीबीएस के लिए जी। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन पूछेंगे कि क्या 60 के 60 सारी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, तो जी नहीं। लेकिन क्या सारी के सारी खराब यूनिवर्सिटी हैं, तो जी नहीं। उसमें से 10-12 बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर आपको वहां पढ़ने के लिए 20% बहुत अच्छे हैं। हाँ, अगर आपको पढ़ने के लिए वहां वो कौन कौन से होंगे, कैसे रिकॉग्नाइज करें उसको कि ये अच्छा है? ये देखिए, आप यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में देख सकते हैं, आपको पता लग जाएगा। जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे रसिया नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी, IIM सेचेनोव करके एक यूनिवर्सिटी है, पीपल यूनिवर्सिटी है मॉस्को में, ये सब बहुत हाई एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी जो और जहाँ ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं वैसी यूनिवर्सिटी में भी देखेंगे तो कजान फेडरल है, कजान स्टेट है, ये सब भी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ जा सकते हैं। लेकिन जो बहुत ज्यादा प्रमोशन में बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, एक दो नाम आपको यहाँ ले रहा हूँ कि आप इंगुश, पॉस्को, टाम्बो, ऐसी बहुत सारी आप यूनिवर्सिटी। क्या प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? हाँ, देखिए प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि ये कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम में नहीं है, एनएमसी के एक रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता। दूसरा, यहाँ आपको क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं के बराबर है, मतलब कम नहीं कह रहा हूँ मैं, यहाँ कह रहा हूँ नहीं के बराबर है। छोटे शहर हैं ये रसिया के, तो आपको वेदर का भी चैलेंज आएगा। तो ये सारी इसके प्रॉब्लम है। अच्छाई इसकी ये है, और जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन जिसके कारण बच्चे जाते हैं, ये फीस में काफी सस्ती है। तो क्या पैकेज है इन सबका जिनका आप बता रहे हैं? 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए पर ईयर में भी आप यहाँ पढ़ने 5 साल की फीस लगती है यहाँ पे? 6 साल की 6 साल की 6 साल की फीस लगती है रसिया में। तो 2.5 के हिसाब से 12 और 3 15 लाख रुपए 18 लाख हॉस्टल वगैरह मिला के फिर वो 22-25 में आ जाता है। जी जी। और रसिया में क्या है कि आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, उनके कैंपस के अंदर में हॉस्टल है जो काफी सस्ता होता है। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 इंडियन करेंसी में आपको अकोमोडेशन मिल जाता है, और आपको कुकिंग फैसिलिटी मिलती है, सेल्फ कुकिंग। तो सेल्फ कुकिंग करके भी बच्चा वहाँ सर्वाइव कर जाता है। मतलब रसिया में अगर आप 20-25 लाख है तो भी सर्वाइव कर जाएंगे। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी मैंने देखे हैं बच्चों के, जो ऐसी यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ के फिर FMG में अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अब यहाँ ये कौन से ऐसे बच्चे हैं, मैं यहाँ पे आपको निखिल जी बताना चाहता हूँ कि ये वो बच्चे नहीं हैं जो 150-200 नंबर वाले हैं। जरा इसको भी ध्यान से समझने की जरूरत है। ये वो स्टूडेंट हैं जो 400-450 नंबर वाले बच्चे हैं। मजबूरी है उनकी, लेकिन उनके अंदर में डेडिकेशन और संकल्प है कि मुझे पढ़ना है और कुछ करना है। तो ऐसे बच्चे ऐसी जगहों में भी सर्वाइव कर जाते हैं और फिर FMG में भी पहले अटेम्प्ट में पास हो जाता है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ क्वालिफाइड हैं और ऐसे रिस्की जगहों पे भी जा रहे हैं, उनके लिए वहाँ कॉन्सेंट्रेट करना और उनके लिए वहाँ से पढ़ के आके फिर FMG पास करना उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, डिस्क्वालिफाइड नीट एस्पिरेंट मतलब अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में, इंडिया से बाहर MBBS के लिए कहीं पर भी? इज इट पॉसिबल? देखिए, इसमें ऐसा है कि 3 साल तक का नीट का स्कोर जिनका है, अगर क्वालिफाई है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर रसिया में, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान में जाना है तो अगर आपने 2024 या 2025 में नीट क्वालिफाई किया था तो आप एलिजिबल हैं। और कई इन सब कंट्रीज में अगर आप कैटेगरी क्वालिफाइड भी हैं तो एलिजिबल हैं। लेकिन ओके, ये रूल
यूनिफॉर्म सब जगह लागू नहीं होता है। जैसे नेपाल है या बांग्लादेश, वहाँ ये रूल नेपाल में जनरल क्वालिफाइंग आई थिंक। नेपाल में जनरल कोटा से क्वालिफाइंग चाहिए और वो भी सेम ईयर, मतलब अगर 2026 में एडमिशन लेना है, पुराना नहीं कंसीडर करेंगे। पुराना कंसिडर नहीं। ओके। बांग्लादेश में सिर्फ 1 साल पुराना कंसिडर होता है। तो अगर बांग्लादेश के लिए जा रहे हैं तो या तो 2025 में आप क्वालिफाइड हैं या 26 में हो जाइए। और बांग्लादेश में एक जीपीए का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें 10th और 12th के मार्क्स को एग्रीगेट करते हुए 3.5 जीपीए चाहिए होता है। तो इसको अगर मैं इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो अगर आप करीब 70% मार्क्स आपके बनते हैं तो आप बांग्लादेश के लिए एलिजिबल हो। ओके, मुस्लिम कैंडिडेट सबसे ज्यादा कहाँ पर मूव करते हैं? बांग्लादेश। बिकॉज मैंने एक कॉमन पैटर्न देखा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं वो बाहर बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मतलब मुझे लगता है कि अगर आप इसको अब्रॉड मूवमेंट को देखोगे तो स्टार्ट इन्हीं लोग ने किया है धीरे धीरे करके, पहले बहुत ज़्यादा लोग नहीं जाया करते थे। देखिए, अगर आप मुस्लिम स्टूडेंट्स का पैटर्न देखेंगे तो रसिया में भी जैसे बस्कीर यूनिवर्सिटी है जो कि उफा में है और वो भी काफी पॉपुलर है मुस्लिम बच्चों के लिए। और बांग्लादेश ऑब्वियसली जो क्वालिटी भी चाहते हैं तो बांग्लादेश में प्रॉब्लम ये है कि फर्स्ट ईयर में आपको जो पेमेंट है वो करीब 40% देना होता है, सिमिलर टू नेपाल। हाँ, तो अगर आप जो है मान लीजिए कि वहाँ का बजट है $40,000 तो फर्स्ट ईयर में ही आपको लगभग 15 से 20,000 डॉलर देना पड़ता है। ये आपको नहीं दिक्कत आती है उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान भी एक मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पर भी मुस्लिम बच्चों का ज्यादा रुझान रहता है। ओके, जैसे आजकल बड़ा वायरल चल रहा है कि जिन बच्चों ने एक नोटिस भी आया है इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि जो बच्चे कोविड में पढ़ के आए थे वो वापस से जाके अपने स्टडी को कंप्लीट करें, तो इसकी क्या रियलिटी है? ये नोटिस ये कहता है कि अगर आपकी पढ़ाई ऑनलाइन हुई है तो जितनी पढ़ाई आपकी ऑनलाइन हुई है इसको आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा जाकर ऑफलाइन पढ़ाई। ये नोटिस अगर आप मेरे से पूछेंगे तो ये नोटिस थोड़ा अनजस्टिफाइड है। मैं आ रहा हूँ इस पे क्यों अनजस्टिफाइड है। देखिए, भारत में एक एग्जिट का खास करके एमबीबीएस अब्रॉड के बच्चों के लिए एक एग्जिट के लिए एग्जाम ऑलरेडी है। तो जो स्टूडेंट एफएमजी पास करता है अगर उसमें 300 में से 150 नंबर लाता है तो उसको इससे एग्जम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि इंडिया में भी कोविड के समय में कुछ पढ़ाई तो जरूर ऑनलाइन हुई थी। तो मेरे हिसाब से ये फैक्ट रख रहे हो। मैं फैक्ट रख रहा हूँ, मैं एक बैलेंस अप्रोच के साथ। क्योंकि जब आपने एग्जिट तो रखा ही है टेस्ट, भारत के अगर बच्चों को देखें तो भारत के बच्चों के साथ तो थोड़ा अनफेयर एडवांटेज है कि वो कोविड के समय में कुछ ऑनलाइन भी पढ़े, यहाँ उनके लिए कोई एग्जिट टेस्ट भी नहीं है। तो ये एडवांटेज है इंडियन स्टूडेंट को और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट है उनको थोड़ा। ओके, जैसे आपने बताया कि इंडिया वालों बच्चों के लिए एफएमजी नहीं है, कोई एग्जिट एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं आफ्टर एमबीबीएस अभी तक नहीं है, राइट। नेपाल और बांग्लादेश में है या नहीं है? नहीं, देखिए यहाँ पर भी जो नेपाल और बांग्लादेश जितनी भी अभी आप छोटी कंट्रीज देख रहे हैं, अगर जो एग्जिट एग्जाम है वो केवल जैसे यूएस है उसके लिए यूएसएमएलई है, यूके में जो क्लैप था वो यूकेएमएलई होगा। तो ये जो एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट है जहाँ आप एंट्री लेवल पे भी टेस्ट लेते हैं और एग्जिट पे भी टेस्ट लेते हैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, ये केवल अभी तक फर्स्ट वर्ल्ड में है। अब जब भारत ने ये बनाया था 2021 में ये रेगुलेशन, तो जितनी कंट्रीज में ये स्टूडेंट्स जा रहे हैं, ये उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान जॉर्जिया, ये सब जगहों पे कोई एग्जिट टेस्ट है नहीं, और अगर कहीं है भी तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो जैसे कि आप एफएमजी के लिए बता रहे थे कि भाई नेपाल बांग्लादेश में नहीं है, इंडिया में भी इंडिया के बच्चे को भी नहीं देना है, और जो बाकी और कंट्रीज हैं लाइक रसिया उज्बेकिस्तान इन सब में रहता है। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या इंडिया में भविष्य में कोई इस तरह का एग्जिट एंट्रेंस एग्ज़ाम आ सकता है? बिकॉज हर साल कुछ ना कुछ ऐसा रहता है कि इस साल एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर जैसे हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में आ गया तो अब एग्जिट देना है, माइंड मेकअप है, तो मतलब एग्जिट क्यों रखती है गवर्नमेंट, क्या रीजन है इसका? देखिए, क्या होता है कि एग्जिट टेस्ट एक्चुअली बहुत जरूरी है। आपने एंट्री लेवल पे तो टेस्ट किया था, जब टेस्ट किया था एंट्री लेवल पे तो आपने तो टेस्ट किया था फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का, आपने तो टेस्ट नहीं अंदर तो आ गया। मेडिसिन के जो 19 सब्जेक्ट्स हैं इसके बारे में तो कोई टेस्ट नहीं हुआ था। तो एग्जिट टेस्ट इसीलिए बेहद जरूरी है कि बाद में जब आपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री
फार्माकोलॉजी, इसको आपने कितना समझा, इसलिए एग्जिट बिकॉज डॉक्टर बनने वाले, वही मजाक तो नहीं है। तो टेस्ट तो बेहद जरूरी है, और ये टेस्ट तो जरूर होगा, इंडिया में भी होगा, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है डॉक्टर। अगर आप सबसे बड़ा अगर देखेंगे, सबसे ज्यादा एमबीबीएस की सीटें पूरे वर्ल्ड में कहीं तो वो भारत में है। हम जितना भी डॉक्टर डेफिसिट बात करें, और हमसे ज्यादा डॉक्टर कोई प्रोड्यूस नहीं करता है। और आने वाले वक्त में जो अभी अगर आप 824 के आसपास में कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस को भी नेचुरली अपनी सीट बढ़ाने का मौका मिला तो भी हमारे नंबर 2 लाख के ऊपर हो जाएंगे। अभी आई थिंक 120 के राउंड है। हाँ, अब 250 सीटों तक जो है जा सकते हैं ये। तो 2 लाख के ऊपर में अगर आप इंटेक करेंगे तो क्वालिटी को तो चेक करना बेहतर। तो भारत में नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होगा, उसको बार बार पोस्टपोन किया जा रहा है, पर जरूर होगा। और जो कंट्रीज में पढ़ने के बाद बच्चा एफएमजी से एग्जेम्प्टेड है, वो कंट्रीज हैं जो इंग्लिश ट्रेडिशनल वाले कंट्रीज हैं, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सिर्फ इन कंट्री से अगर आपने पढ़ाई की है मेडिसिन की, तो आपको कोई एफएमजी एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं। ओके, वो इंडिया आ सकता है सीधा आ सकता है, लेकिन बाकी सारी कंट्रीज के बच्चों के लिए एफएमजी एग्जाम लिखना बेहद जरूरी है, और नीट भी लिखना बेहद जरूरी है। ओके, आपके अकॉर्डिंग वो 3 कंट्रीज कौन से हैं जो अब्रॉड एमबीबीएस के लिए बढ़िया है? मेरे हिसाब से तो देखिए कि कंट्री चुनने की जगह कॉलेज चुनना चाहिए। मैं मान के चलता हूँ ऊपर के टॉप 5 ले लिए। हाँ, फिर बताइए। हाँ, अगर देखिए, अगर मुझे अब्रॉड में ये टॉप 5 कंट्रीज जहाँ महंगे हैं उसको छोड़ देते हैं, तो मैं तो जाऊंगा यूरोप के साथ। यूरोप में एग्जाम बेस्ड है, जैसे इटली है जो इंग्लिश मीडियम में एमबीबीएस ऑफर कर रहा है, और करीब 700-800 सीटें ऑफर करता है। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटीज के लिए आप चले जाते हैं तो आपको फीस भी लगभग 0 है, लेकिन उसके लिए आपको आईमेट में, यूरोप में, इटली, ओके, इटली में, लेकिन उसमें आईमेट एग्जाम है, और आईमेट में आपको अच्छा करना होता है। इसके अलावा अगर इटली में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में करीब 18,000 से 25,000 यूरो पर ईयर की फीस है। अगर आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो वहां भी जा सकते हैं, लेकिन वहां भी आपको टेस्ट है। इसके बाद अगर कोई कंट्री, अगर इटली के बाद देखेंगे तो इटली में इन जनरल अगर हम लेमन लैंग्वेज अगर बात करें तो कितना बजट होना चाहिए इटली के लिए? इटली के लिए आपको केवल रहने खाने का बजट होना चाहिए आपके पास। अगर पब्लिक यूनिवर्सिटी में बच्चा जा सकता है तो उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम होता है? जी, आईमेट इसको कहते हैं, इंटरनेशनल मेडिकल एडमिशन टेस्ट। और इसमें मतलब क्वालिटी की तरफ इंडिया में बच्चे बहुत कम जाते हैं, इसका मतलब? बिल्कुल, क्वालिटी, बिकॉज इन सब चीजों के बारे में कोई कंटेंट डालता भी नहीं है और बनाता भी नहीं है। क्योंकि यहाँ जो है सक्सेस रेट कम है। अगर आप देखें कि सीटें कम हैं, उसके एग्जाम के लिए भारत में अभी तक में सिर्फ 2 ही सेंटर हैं, तो कम स्टूडेंट जाते हैं, 40 से ज्यादा कंट्री का बच्चा लिखता है, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव है। अगर उससे थोड़ा आसान देखें, जहाँ इंडिया का बच्चा जा सके और अच्छा भी है, तो उसमें हंगरी भी एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, और पोलैंड। हंगरी और पोलैंड मैं बोलूंगा कि ये आपके लिए, अगर टॉप 3 बोलेंगे अदर देन बिग 5, तो इटली, हंगरी और पोलैंड। पोलैंड का मार्केट अच्छा है आप बता रहे हैं? जी, पोलैंड देखिए, पोलैंड क्या है, कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि ईस्ट यूरोप जो है थोड़ा गरीब है। हाँ, जरूर ईस्ट यूरोप थोड़ा गरीब है, रशिया से करीब। बिकॉज मैंने पोलैंड को लेके आई थिंक सुन रखा है, पोलैंड आई थिंक एक और कोई कंट्री था कि उसका अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ क्वालिटी को लेकर, क्या र्यूमर है इस पे काफी? हाँ, देखिए, पोलैंड जो है क्योंकि रशिया से पास में है, तो एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम। दूसरी चीज है कि इसकी इकोनॉमी उतनी फास्ट नहीं है। लेकिन आपको मैं एक अच्छी चीज यहाँ पे बताने जा रहा हूँ पोलैंड के लिए, और जो स्टूडेंट, छोटा कंट्री क्या? छोटी कंट्री है, लेकिन आपको एक अच्छी बात यहाँ पे जो बोलूंगा, तो उससे जो है वो मिथ क्लियर होगा कि गूगल में सर्च कर सकते हैं पेरेंट और स्टूडेंट। ये जो कंट्री है, ये मैथमेटिक्स में बहुत बढ़िया है। तो मैथमेटिक्स में अच्छा है। आप देखिए कितने नोबेल प्राइज मिले हैं और कितने वहां से बड़े मैथमेटिशियन मिले हैं। तो पोलैंड एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो मैं रिकमेंड करूंगा। लेकिन व्हाट अबाउट रशिया? रशिया में जरूर, रशिया में देखिए, बिकॉज इंडियन मार्केट को देखें तो हर दूसरा बंदा
रसिया के लिए काम कर रहा है, रसिया के लिए रिकमेंड कर रहा है। सो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बच्चा भी एग्ज़ाम देगा 3 मई को, फिर रिजल्ट्स आएंगे और वो उसके लिए फिर प्लान करेगा। हो सकता है पिछली साल ना जा पाया हो, इस साल जाने के लिए प्लान करे। हर दूसरा बंदा यूट्यूब का जो कीड़ा है वो जा के वहाँ पर वीडियोस बना रहा है। तो वो वीडियोस आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के देखे हैं या इन जनरल है? नहीं, देखिए मैंने देखे हैं अच्छी यूनिवर्सिटी के भी। और देखिए रसिया में कुछ जगहों के लिए मैं एब्सोल्युटली मेरी तरफ से यस यस है कि कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, आप जा सकते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको कुछ नाम पहले भी बोले थे और कुछ नाम बोल देता हूँ। रूस एडुकेशन इस फील्ड में काफ़ी सालों से है और उसके पास 4-5 एक्सक्लूसिव यूनिवर्सिटी है, जैसे ये सब मारी, पर्म, ट्वेर, ऑरेनबर्ग। ये सब यूनिवर्सिटी में भी कुछ 1-2 यूनिवर्सिटी अभी चूँकि ओवरलोडेड हो गई है, अदरवाइज़ बुरी नहीं थी, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग वहाँ पे था। मैं यहाँ पर किसी भी तरह से कोई किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस आई एम जस्ट गिविंग माई पर्सनल ओपिनियन। उसके अलावा भी अगर आप अच्छी सिटी में, जैसे मॉस्को के आसपास में कोई भी यूनिवर्सिटी को देखते हैं जो मॉस्को से 100-200 किलोमीटर के रेंज में है या सेंट पीटर्सबर्ग के में है, और आप थोड़ा सा उस यूनिवर्सिटी में देख लें कि वो यूनिवर्सिटी कितने साल पुरानी है, कितने इंडियन स्टूडेंट वहाँ से पास हो चुके हैं, एफएमजी का क्या रेशियो है, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है। राइट राइट ये राइट। सबको देख लेते हैं तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं। और ऐसा नहीं है, रसिया देखिए आज नहीं 50 साल से बच्चे जा रहे हैं और मेरे और आपके कहने से कोई रुकेगा नहीं, वो तो जाएंगे ही और जाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन थोड़ा अपना ड्यू डिलिजेंस और अपनी रिसर्च करके जाए। अच्छा, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी वॉर वगैरह चल रहा है? देखिए पढ़ाई पे तो बिकॉज एक दौर था जैसे यूक्रेन रसिया वॉर था, तो उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा, बच्चों ने यूक्रेन जाना लगभग बंद कर दिया। हाँ, कुछ खास एरिया में जैसे क्रीमिया, यहाँ पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था क्योंकि वो एक डिस्प्यूटेड जगह थी। तो देखिए अभी ये जो वॉर है, इससे खास करके मेडिकल एजुकेशन में कोई बहुत बड़ा, बच्चे ईरान नहीं जाते? ईरान जाते नहीं है, जाते थे। कश्मीर के काफ़ी बच्चे जिनको अभी लाना भी पड़ा है। तो लेकिन मैं पर्सनली, मेरे ओपिनियन में, देखिए ईरान है या इजिप्ट है, ये कंट्रीज अवॉइड करना चाहिए इवन फॉर मुस्लिम स्टूडेंट। थोड़ा सस्ता होने की वजह से ईरान जा रहे थे, या ईरान, टर्की, इजिप्ट में काफ़ी लंबा 2 से 7 साल लग जाता है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। एक बड़ा चार्म भी है जो यूएई है, उसके अगर आप लाइसेंसिंग एग्जाम को पास कर लेते हैं और वहाँ पर आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलता है, तो वहाँ सेटल करके आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। ओके। तो आपको अपने सारे प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए डिसीजन लेना चाहिए। रसिया के अलावा एक कंट्री आप नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन वो भी बहुत जी, वो जॉर्जिया है। हाँ जॉर्जिया, जॉर्जिया और फिलीपींस भी आप कह सकते हो, बट इसके बारे में हाँ, पहले जॉर्जिया देखिए, जॉर्जिया की भी बहुत मार्केटिंग होती है और बम्पर मार्केटिंग है। जॉर्जिया में मैंने सारी यूनिवर्सिटीज को पर्सनली देखा भी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए कुछ यूनिवर्सिटी जॉर्जिया की अच्छी है। वहाँ एक बड़ा पेच आया है इस साल, वो आया है कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं अब उसमें सिर्फ जॉर्जियन बच्चे एडमिशन बाहर का नहीं ले सकते। बाहर के नहीं। तो उसमें एक जो वहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी थी, टिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, वो अब आपके ऑप्शन से डिलीट हो जाती है। अब आपको वहाँ एक डेविड टिबिलियानी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वो प्राइवेट में अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी कुछ और अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत हाईलाइटेड है, जॉर्जियन नेशनल यूनिवर्सिटी है, CU, उसको एक इंडिया का एक एजेंसी बहुत हाई प्रमोशन कर रहा है। तो लेकिन बुरी यूनिवर्सिटी नहीं है, दैट इज़ ऑल्सो ओके चॉइस। कॉकसस यूनिवर्सिटी भी ठीक है, कॉकसस इंटरनेशनल भी ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटी जो मैंने आपको कहा, जो मैंने देखा हुआ है, ठीक है। अब आप इसमें इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से आप देखेंगे तो वो एक थोड़ा मुश्किल पेज है। जॉर्जिया में आपको सिर्फ UG नहीं, फिर रेसिडेंसी करना पड़ता है, और जॉर्जिया आपको अगर इस लिहाज से बेचा गया है या फॉर दैट एनी कंट्री, क्योंकि फिलीपींस वाला आपने जो सवाल पूछा, तो फिलीपींस अभी आ जाएगा इसी सवाल में कि आप UKMLE या USMLE पास कर जाएंगे, तो ये थोड़ा मुश्किल है। देखिए USMLE पास करने के लिए एक समय था फिलीपींस बहुत अच्छा ऑप्शन हुआ करता था। और फिलीपींस देखिए वेदर वाइज, एजुकेशन वाइज, हॉस्पिटल का जो
क्लिनिकल एक्सपोजर, ये सब में बहुत अच्छा है। उसका सिर्फ और सिर्फ जो एकेडमिक सिलेबस है वो एक प्रॉब्लम था। एकेडमिक सिलेबस में जो एनमेट आ जाता था 1.5 साल, 1 साल, 1.25 साल, 2 साल के बाद, और एनमेट में अगर आप पास नहीं करते हैं तो आप मेडिकल के लिए इनएलिजिबल हो जाते हैं और आप वहीं पर आप रुक के बार बार एनमेट लिख रहे होते हैं। कोर्स जो करिकुलम जो मेडिकल वाला था वो सिर्फ 4 साल का था, जो 2021 के रेगुलेशन के बाद चूंकि 4.5 साल मिनिमम था तो उसमें वो फेल कर गया। लेकिन अभी रिवाइज होके जो वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट है चैड, वो शायद कुछ नए पॉलिसीज के साथ अपग्रेड होके आ रहा है। तो अगर फिलीपींस आता है ऑप्शन जो इंडियन रेगुलेशन के साथ फिट होके चले तो फिलीपींस बुरा ऑप्शन नहीं, फिलीपींस इज गुड ऑप्शन। फिलीपींस के भी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को मैंने पर्सनली देखा हुआ है, तो इसी कारण मैं आपको कह रहा हूँ कि फिलीपींस इज नॉट अ बैड ऑप्शन। ओके, थोड़ा सा इंडियन मार्केट की तरफ आएंगे, बिकॉज पहले तो एक ओवरव्यू इस पे ले लेते हैं कि नीट के एग्जामिनेशन में अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ऑलमोस्ट 40-45 डेज रह गए हैं, लगभग 1 महीना मोटा मोटी रह गया है अप्रैल का, और देन 3 मई को एग्ज़ाम है। तो बहुत सारे बच्चे डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। एक तो उनके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए, और बहुत सारे बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक का काइंड ऑफ जैसे कि बहुत प्रेशर ले लेते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि वो अपने एग्ज़ाम तक को अच्छे से नहीं दे पाते हैं, और जो लोड उनको साल भर लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा, वो सिर्फ 1 महीने में ले लेते हैं। तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? बिकॉज बहुत पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे कॉलेज में चला जाए, अच्छे मेडिकल कॉलेज से MBBS डॉक्टर बन जाए, बट बहुत बच्चे हैं जो कि नहीं जा पा रहे हैं, वो अपने एफर्ट्स दे रहे हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, सारी चीज़ें सबके लिए नहीं बनी है। मैं थोड़ा इस मामले में ब्लंट हूँ क्योंकि मैं बहुत मोटिवेशनल यहाँ पर बात नहीं करूँगा। मेरे लिहाज से एक स्टूडेंट को अपना सेल्फ असेसमेंट जरूर लेना चाहिए और सेल्फ असेसमेंट को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। आपने जैसा कहा, डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर 20 लाख बच्चा एग्जाम लिखेगा तो 11 लाख ही क्वालिफाई करेगा, क्योंकि 40 परसेंटाइल है OBC SC ST के लिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 9 लाख बच्चा कैपेबल नहीं है। वो 9 लाख बच्चे को उसने अपना सही असेसमेंट नहीं किया है, और हर किसी को डॉक्टर बनने की ही ज़रूरत नहीं है। आई एम टेलिंग यू, डॉक्टर बनना आपको अभी बहुत ग्लैमरस लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। डॉक्टर बनना एक बेहद मुश्किल काम है, और डॉक्टर बनने के बाद भी एक सफल डॉक्टर बन जाना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत मुश्किल से वो होता है। सिर्फ MBBS से भी बात बनती नहीं है, आपको PG करना जरूरी होता है। अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखिए, बहुत बड़ा मार्केट है। वो है जिसको पैरामेडिकल कहते थे, अब स्ट्रिक्टली मना भी किया है गवर्नमेंट ने नोटिस निकाल के। तो अलाइड हेल्थ सर्विसेज जो है ये एक बहुत बड़ा मार्केट है, एंड आई एम टेलिंग यू, ये उन बच्चों के लिए ही है जो नीट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर इस साल नहीं तो अगले साल उसको नीट के परव्यू में लाया जाएगा, और शायद उसके लिए परसेंटाइल को नीचे रखा जाएगा। इस बार तो डिबाट कर दिया गया। हाँ, इस बार हटाया गया है, अगले बार उसको लाया जाएगा, शायद उसके लिए 20 परसेंटाइल, 10 परसेंटाइल या 0%, कुछ रिवाइज कर दिया करेंगे। हाँ, कुछ कर दिया करेंगे। और अलाइड हेल्थ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चाहे कुछ कोर्सेज मैं बोल देता हूँ यहाँ, जैसे BMLT है, BRIT है, BSc-OT है, ये सब कोर्सेज करके भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज को देखें तो वहाँ के स्टूडेंट इन कोर्सेज के बाद भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इसमें एक फिजियोथेरेपी भी कोर्स है, BPT। हाँ, BPT, वो भी अलाइड हेल्थ में रहेगा, और इसका भी बहुत बड़ा आपके लिए मार्केट खुलेगा। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि भारत भी अब एक एजिंग पॉपुलेशन होगा, यहाँ पर भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ेगी। तो यहाँ जो है जेरियाट्रिक्स और ये BPT और BOT वाले लोगों की जरूरत होगी। इसके अलावा जैसे मैं भी चश्मा लगा रहा हूँ, निखिल जी भी चश्मा लगा रहे हैं, BSc जो ऑप्टोमेट्री है, इसका भी बहुत बड़ा स्कोप है। तो डिसहार्टन होने की जगह करेक्ट असेसमेंट करके अपने लिए सही कोर्स चुनिए। और इसके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप कोई कोर्स भी चुनते हैं या अपना असेसमेंट चाहते हैं, तो
पेरेंट असेस ना करें बच्चों को। पेरेंट हमेशा इमोशनल होता है, और जैसा कि मैंने यहाँ कहा, ये एक प्रोफेशनल की जरूरत है। तो मेरे जैसे निखिल जी जैसे लोगों के पास जाएं जो उनसे आप अपना असेसमेंट कराएं, एग्जैक्टली जो राइट गाइडेंस दे। हाँ, क्योंकि देखिए छोटे से पैसे 1000-2000 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक प्रोफेशनल आपको एसेस करता है। राइट, वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ में आपको गाइड कर रहा होगा। जी। ओके। और जो स्टूडेंट नीट के लिए बहुत सीरियसली प्रिपेयर भी कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन में ये था कि बहुत बच्चे जो है बहुत मेहनत करके नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का लो नीट स्कोर रह गया, हम मान लेते हैं कि वो क्वालिफाइड है बट 300 से कम है, 150 के ऊपर है, तो उसको इंडिया में बड़ा डिफिकल्ट होता है एडमिशन लेना, नहीं मिल पाता है। बहुत सारे पेरेंट्स इस ट्रैप में भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग बीच में मिसगाइड कर देते हैं कि भाई तुमको लो बजट वाला कॉलेज दिला देंगे। इट इज़ लाइक दैट कि देन हम तुम्हारा वहाँ का कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा देते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। सो इज इट पॉसिबल? ये सब संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। और देखिए आज के डेट में अगर आपके ह्यूमन ब्रेन आपको नहीं बता पा रहा है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, थोड़ा सर्च कर लेने से आप समझ सकते हैं कि कभी भी देखिए 250 नंबर पे 150 नंबर पे मैं भी कुछ वीडियो देख रहा था, आई विल नॉट नेम, कि 150 नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल है। हाँ एग्जैक्टली। हाँ डेफिनेटली पॉसिबल है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके लिए नहीं पॉसिबल है, ये उनके लिए पॉसिबल है जो स्टूडेंट एनआरआई है। हाँ राइट उसके राइट, लिए ये पॉसिबल है, या आपके लिए नहीं पॉसिबल है। बिकॉज एनआरआई का सीट गवर्नमेंट में रिजर्व्ड होता है ना भाई, वो वाला जाके मिलता है। हाँ, जो अगर नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, यहाँ सब में गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा है। और अगर आप एनआरआई हैं, मैं अभी बार बार ये कह रहा हूँ, स्पॉन्सर्ड एनआरआई नहीं, इसमें भी आप अगेन मिसगाइड होते हैं। लोग आपको कहते हैं हम आपके लिए डॉक्यूमेंट बना देंगे। स्पॉन्सर्ड एनआरआई के थ्रू आप पंजाब में, हरियाणा में, चंडीगढ़ में, ये सब में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आपको कोई कॉलेज प्राइवेट में कर सकते हैं, प्राइवेट में कर सकते हैं, और राजस्थान में कर सकते हैं। राजस्थान में, मध्य प्रदेश, बिहार चलता है सर एनआरआई स्पॉन्सर? हाँ ये चलता है। अब उसमें भी कई लोग फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। स्पॉन्सर्ड एनआरआई का भी मतलब है कि कोई आपका जो लीगल गार्डियन है वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है और वो क्वालिफाइड एनआरआई है। तो एनआरआई कोटे से डेफिनेटली 150-200 नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज पॉसिबल है, बट जेन्युइन होना चाहिए। बट जेन्युइन। हाँ, उसमें एनआरआई की क्या डेफिनेशन है? मतलब 10-12 बाहर से होना चाहिए इंडिया से? नहीं, हाँ, ये इंजीनियरिंग में है। हाँ, जैसे ये जो डासा है, हाँ, जहाँ पर आप भारत में अगर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी में जाना चाहते हैं एनआरआई कोटा डासा के थ्रू, वहाँ आपका जो है पढ़ाई अब्रॉड में होनी चाहिए। लेकिन अभी तक मेडिकल में इसको नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। मेडिकल का एनआरआई क्या कहता है? मेडिकल का एनआरआई कहता है कि आपने अगर वहाँ से पढ़ाई किया है, नहीं भी किया है, अगर आपके डैडी आप क्वालिफाइड एनआरआई हैं तो आप एलिजिबल हैं। कुछ जगहों पे जहाँ थर्ड पार्टी भी आपका फर्स्ट डिग्री, ब्लड रिलेटिव या लास्ट ऑप्शन की अगर उसका एक अपना क्राइटेरिया है भाई, सिंपल सी बात है, वो आपकी स्टेट कोटे की काउंसलिंग में लिखा होगा, है ना? चूंकि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, तो सरकार ने वहां पर थोड़ा मामला टाइट रखा है। लेकिन यहाँ चूंकि स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो स्टेट ने इसको थोड़ा ढीला छोड़ा हुआ है। उम्मीद है कि मुझे लग रहा है मेडिकल में जिस तरह से गवर्नमेंट इतने सारे कॉलेजेस सीट्स बढ़ा रही है, और मुझे लगता है कि जैसे डासा आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में एक सेपरेट पोर्टल बना रखा है, तो मुझे लगता है इस पे भी एक होना चाहिए जिस पे पूरे रिकॉर्ड्स हों, उससे एक जेन्युइनिटी इनहेंस होती है। और जब सेम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सिस्टम दूसरे इंस्टीट्यूट के लिए कर रहा है तो व्हाई नॉट फॉर मेडिकल? बिल्कुल होगा। भारत सरकार ने एक स्टडी इन इंडिया ये भी पोर्टल बना रखा है बाहर के बच्चों के लिए। हाँ, कि बांग्लादेश, नेपाल का बच्चा भी भारत में आके पढ़ता है। तो भारत सरकार देखिए बहुत सारे काम कर रही है, और मेडिकल को बहुत क्लीन किया गया है। हाँ, बहुत गंदा था, बहुत गंदा था ये। अभी भी थोड़े जगहों पे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जहाँ पर स्पॉन्सर्ड एनआरआई चल रहा है, तो वहाँ कुछ जगहों पे अभी भी करप्शन चल रहा है, लेकिन उसको भी क्लीन अप किया जा सकता है। हाँ, एक सेपरेट पोर्टल 15% एनआरआई सीटों का अलग होना चाहिए, बस सेंट्रलाइज कर देना चाहिए। पूरा गेम खत्म करा देंगे आप। पूरा गेम खत्म। तो
अगर ये ऐसा हो जाता है तो ये 100% क्लीन होगा। ठीक बात। जैसे अगर हम इंडिया के अंदर प्राइवेट एमबीबीएस देखें तो लो बजट में कितने में पॉसिबिलिटी है? लोग बोलते हैं कि लो बजट में करा देंगे, मतलब क्या कहानी लो बजट की? मतलब एमबीबीएस वाला कितना गरीब होता है? देखिए भारत में देखिए, अगर जो सबसे लोएस्ट फीस वाला भी कॉलेजेस है वो दो जगह आपको ज्यादा मिसगाइड भी किया जाता है, और वही दो जगह है, एक है केरला, एक है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में ट्यूशन फीस तो सबसे कम है कि 7.5 लाख और 8 लाख, लेकिन अगर आप उसको टोटल जोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ हॉस्टल, ट्रांसपोर्टेशन, अदर एक्सपेंसेस करके 5-5 लाख रुपए साल के आपको अदर एक्सपेंसेस, तो आप देखेंगे तो वो 60 लाख तक पहुंच जाता है। 12-13 का बजट बन जाता है। जी, वो 60 लाख तक पहुंच जाता है टोटल। और केरला में अगर देखेंगे तो 8 लाख की फीस है, वहाँ एक स्पेशल फीस है और हॉस्टल की फीस है, लेकिन वहाँ 5 साल फीस लगती है, तो उसको देखेंगे तो करीब 50 लाख बन जाता है। और यही है बॉटम, 50 लाख से कम में भारत में प्राइवेट एमबीबीएस पॉसिबल नहीं है। कुछ कॉलेजेस हैं अपवाद, जैसे सीएमसी वेलोर, सीएमसी लुधियाना, सेंट जॉन्स, पर आप ये समझ लीजिए कि वो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस उससे कम ऊपर की कट ऑफ चाहिए, सरकारी से भी ऊपर की कट ऑफ चाहिए। हाँ, तो उसको अगर आप हटा दें 50 लाख की है, और केरला के लिए भी आप 75,000 रैंक तक हैं, तभी आप केरल बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बहुत सारी मदर्स आती है बहुत बार अपने बच्चे को लेके। गर्ल्स के पॉइंट से जब से केरला स्टोरी वाला आया तो वो लोग डरते हैं, तो इट इज सेफ फॉर स्टूडेंट्स। देखिए केरल जो है, यस वो केरला स्टोरी मूवी के बाद थोड़ा केरल को मतलब लेकिन कट ऑफ गिरा नहीं, अगर आप ये देखें तो ये अपने आप में, देखिए डेटा अपने आप में सारी कहानी बता देता है। भारत में मेडिकल एजुकेशन में केरल में आज तक किसी तरह का कोई बड़ा करप्शन हुआ नहीं है, और न ही कोई आपने कुछ बड़ी इस तरह कैजुअलिटी आपने सुनी होगी। केरल में 6 कॉलेज तो क्रिश्चियन माइंड के कॉलेजेस हैं, और उसमें कुछ कॉलेज बहुत ही बेहतरीन है, जैसे जुबली मिशन, पुष्पगिरी, अमला, मलंकारा ऑर्थोडॉक्स, ये सब काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। तो डेफिनेटली अगर ऐसे टॉप टायर के कॉलेज में आपको मिलता है तो आपको जरूर केरल जाना चाहिए, और किसी भी तरह से घबराने की जरूरत नहीं। ओके, अब हम थोड़ा सा आते हैं यूपी प्राइवेट एमबीबीएस। यूपी में पिछली दफ़ा फीस बढ़ गई, 12-13 लाख रुपए पर ईयर हुआ करती थी, अब हो गई 18 से 20 लाख रुपए पर ईयर। कट ऑफ एक भी डाउन नहीं हुआ, ऐसा क्यों? ये मैंने आपको क्या कहा था अभी, अगर आपने शुरुआत में भी कहा, अभी भी इतना मेडिकल एजुकेशन का स्कोप बढ़ गया क्या? मतलब हर दूसरा बंदा, पैसे की कोई कमी नहीं है, एमबीबीएस करा जा रहा है। और अभी ये ट्रेंड जारी रहेगा, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार में, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश से एक ऐसा दौर था, एक ऐसा टाइम था, इज नोन फॉर ए लो स्कोर लो बजट, मतलब डिसेंट 70-75-80 में मिल जाया करता था, और अच्छा कॉलेज मिल जाता था। अब वही कॉलेज उसको 1 करोड़ का पड़ रहे हैं, और फिर भी पेरेंट लेने को तैयार हैं। उसकी वजह क्या है कि उत्तर प्रदेश में अभी भी डॉक्टर, खास करके टियर 2, टियर 3, टियर 4, वहाँ पर भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो इसलिए अभी उत्तर प्रदेश में जारी रहेगा, लेकिन ये मोह भंग हो रहा है तमिलनाडु में, कर्नाटका में, ये सब में ये मोह भंग हो रहा है। मुंह भंग होने का सेंस क्या? क्योंकि वहाँ जो है अब डॉक्टर डेफिसिट नहीं है, वो डॉक्टर सरप्लस स्टेट हो गए, प्लस है। हाँ, वहाँ से बाहर का मूवमेंट होना शुरू हो गया। हाँ, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ से, जो वहाँ से इधर नॉर्थ इंडिया में अपने यहाँ काम कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा राजस्थान की तरफ चलते हैं। राजस्थान की क्या कहानी पूरी? देखिए राजस्थान जो है काफ़ी लो फीस पे, लो रैंक पे मिलने वाला, काफ़ी महंगे ऑप्शन वाला इस तरह का प्रोमोटेड स्टेट है। और राजस्थान में प्रमोट कौन कर रहा है? मैं बता इसके लिए हाँ, इसको थोड़ा सा और ऐसे ले लेते हैं कि अपने को डीम्ड ले लेना चाहिए या राजस्थान में एमबीबीएस कर लेना चाहिए, बिकॉज दोनों का बजट सेम है। डीम्ड में भी 1.25 करोड़ से 1.30-1.40 तक, 1.45 तक चला जाता है। सिमिलर हैपन विद राजस्थान की, 1.25 से लेकर 1.5 के बीच में जाता है। पहली प्रायोरिटी डीम्ड होनी चाहिए राजस्थान में, बिकॉज उसमें अलॉटमेंट भी जल्दी क्लियर हो जाती है। हाँ, 2 कॉलेज है जिसको कि क्वालिटी के लिए मैं, मेरी तरफ से ओके है, कि एक महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर और एक गीतांजलि। गीतांजलि इज गुड फॉर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। बाकी कॉलेजेस अभी
क्वालिटी पे उस लेवल पे नहीं है, लेकिन फीस इनकी काफ़ी महंगी है। पैसिफिक, अनंता, अमेरिकन, ये जेएनयू, ये सब जो है, और खास करके भी तो आपको इंडिया का सारा कंसल्टेंट यही काम करता है सर, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि यहाँ यूपी के मार्केट में तो कुछ मैनेजमेंट कोटे का नाम का रह नहीं गया है। जी, 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 तो सब राजस्थान में जो मैनेजमेंट कोटे का जो सीट है, जी, जो अदर स्टेट के लिए स्टूडेंट के लिए रहता है, उसको खूब मिस यूज करते हैं मिसयूज करते कि कॉलेज आ जाओ, एडमिशन करा देंगे, इतना टोकन जमा कर दो, ऐसा हो जाएगा। इसमें निकल जाए। कॉलेज भी कॉपरेट करता है। कॉलेज जो है चूंकि फीस ज़्यादा है, और उसे भी पता है कि मैनेजमेंट कोटे की सीट लास्ट तक खाली रहेगी, और कई नए कॉलेज भी हर साल आते जा रहे हैं, तो उनको मालूम है कि ये थोड़ा बार्गेन और बार्गेन का स्कोप रहता है, और उसकी डिमांड को भी बढ़ा के जो रखा हुआ है वो दिल्ली के लोगों ने है, कि दिल्ली के लोगों के लिए वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की ड्राइव पे है, तो राजस्थान जाना ये प्रेफर करते हैं, खास करके अपनी लड़कियों को वहाँ रखना प्रेफर करते हैं। और राजस्थान में जो कॉलेज भी है वो आपको तंग करता है, तो इसलिए आप कंसल्टेंट की तरफ भागते हैं, क्योंकि वहाँ आपसे बैंक गारंटी मांगी जाती है। हाँ, वो तो ऑन डॉक्यूमेंट्स है भाई। जब आपको बैंक गारंटी मांगी जाती है, और तब आप चाहते हैं कि कोई आपके बिहाफ पे नेगोशिएशन करे और आपको एडमिशन में थर्ड पार्टी रिक्वायर्ड है मतलब राजस्थान में। हाँ, और ये चीज़ जो है दूसरी जगह नहीं है, इसलिए राजस्थान में आपको कंसल्टेंट का ज़्यादा। ठीक बात। हाँ, पिछली बार मैंने डेंटल का मार्केट देखा सर कि डेंटल का मार्केट बहुत अच्छा रहा। मतलब मुझे लगता है कि इवन यूपी के अंदर बहुत सारे डेंटल कॉलेज हैं, हर साल सीट वैकेंट रह जाती थी, बट मुझे लग रहा है डेंटल की सारी सीटें भर गई। तो डेंटल का क्या ग्रोइंग फेज है, रैंडम था ये? नहीं, डेंटल का ग्रोइंग फेज है। डेंटल की सीटें पिछले 5 साल से बढ़ी नहीं, तो जो सीटें हैं वो अपनी जगह पे थी। डिमांड काफ़ी नीचे चला गया था, लेकिन अब डिमांड वापस आया है। उसको 2 चीज़ों ने कंट्रीब्यूट किया है। एक है बीएमएस का डाउनफॉल, क्योंकि बीएमएस से जो है लोगों का थोड़ा मुंह भंग होना शुरू हुआ, कि सरकारी नौकरी और ये सब के लिए जो प्रमोटेड था वो नहीं होने के कारण, और बीएमएस के भी बहुत सारे कॉलेजेस खुलने के कारण, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होने के कारण, और उसने डेंटल की तरफ प्रेशर डाला। दूसरी चीज़ है कि अगर आप ठीक से ग्लोबल मार्केट को देखें, अब आप इंडिया से बाहर देखते हैं, तो वर्ल्ड मार्केट में देखेंगे तो डेंटिस्ट की ज़रूरत है। भारत में इंडिया के बाहर अच्छा रिक्वायर्ड है। अच्छा, और भारत में भी हो जाएगा अगर एक गवर्नमेंट की पॉलिसी, आई एम टेलिंग यू, एक पॉलिसी यहाँ पर आपको कह रहा हूँ, अगर वो हो गया तो आप डेंटल की डिमांड देखेंगे कि कितनी बढ़ जाएगी। अगर स्कूलों में बच्चों के लिए डेंटल हेल्थ चेकअप मैंडेटरी कर दिया जाए, आप वर्ल्ड के जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ ये मैंडेटरी है। तो जी, अगर एक स्कूल में जहाँ 1000 स्टूडेंट है, अगर महीने तो बहुत सारे डॉक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, डेंटिस्ट बहुत सारे, तो ये जो डेंटिस्ट लोग हैं उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, और ये आज न कल ये मुहिम चलानी चाहिए भाई डेंटिस्ट को इस पे। जरूर चलानी चाहिए। हाँ। और ये जो है सबसे पहले स्कूलों से ही शुरू होनी चाहिए। जैसे मेडिकल में सर 2 कोर्सेस और हैं जो बच्चे इसके बाद प्रेफर करते हैं, जैसे बीएससी नर्सिंग। बहुत सारे हैं, मतलब यूपी के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे बीएससी नर्सिंग के कॉलेज मिल जाएंगे। और वेटनरी, तो वेटनरी का क्रेज अभी आएगा, लोग प्रेफर कर रहे हैं पहले से ज़्यादा। जी, वेटनरी का क्रेज डेफिनेटली आएगा। उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक जो है पेट मार्केट भी भारत में बढ़ रहा है, दूसरा है जो इन्वायरमेंट के प्रति हमारे जो इवन ऐसे एनिमल जो फार्मर को मदद कर रहे हैं, मतलब जो गाय है, भैंस है, ऊँट है, जहाँ का भी जो भी जिस स्टेट में है, तो उसके केयर की बेहद ज़रूरत है। तो वेटनरी का मार्केट आएगा। भारत में भी वेटनरी के प्राइवेट कॉलेजेस कम हैं, बहुत कम है। फीस कितना है? 7.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए पर ईयर। वो इसी वजह से क्योंकि कम है कॉलेजेस, तो ये कॉलेजेस बढ़ेंगे। अगर आप देखेंगे 2-3 स्टेट को, तो इसमें भी नीट मैंडेटरी कर दिया अब। जी, इसमें अब वेटनरी में 2 तरह से एडमिशन है। एक है जो कि 15% सीटें जहाँ नीट मैंडेटरी है, दूसरा है जो स्टेट के परव्यू में है 85% सीटें। तो कुछ स्टेट में नीट मैंडेटरी हो गया है, अभी जैसे राजस्थान नीट मैंडेटरी किया है, अभी फिर से अभी रिसेंट नोटिस निकाला है, और कुछ जगहों पे वो अपने टेस्ट के थ्रू। एक भारत में ऐसा स्टेट भी है जहाँ पर न तो नीट की जरूरत है ना उसका कोई टेस्ट है, कौन सा है? बोर्ड मार्क्स पे भी आपको वेटनरी में एडमिशन मिलता है। कहाँ पर सर? यह है तमिलनाडु।
ओके। तमिलनाडु में क्या है, साउथ में तो बड़ा क्रेज है वेटनरी जी का। जी, हाँ। और तमिलनाडु में भी बहुत बड़ा क्रेज है। हम्म। राजस्थान, तमिलनाडु और हरियाणा, तीन ही वेटनरी जगह के ज्यादा कॉलेज है, बाकी वेटनरी के यूपी में तो ये, है ही नहीं, और यही सरकारी है एक तीन दो। सबसे हाँ। बड़े मार्केट भी है। और हम्म। यही तीन जगह पे फार्मर जो है, और एक अगर आप महाराष्ट्र को जोड़ लें तो हम्म। यही जो फार्मर है वो ज़्यादा एक्टिव है, हम्म। और जो एनिमल फार्मिंग ज़्यादा हो रही है। हम्म। तो वेटनरी के लिए कंप्लीटली, और जो खास करके इसमें फीमेल्स के लिए ये हम्म। चैलेंजिंग होता है, लेकिन मेल्स के लिए ये एक अच्छा फील्ड है, अच्छा ऑप्शन है। अच्छा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है। इसमें जो भी पढ़, बेटर देन डेंटिस्ट। बेटर देन डेंटिस्ट, हम्म। बेटर देन डेंटिस्ट एनी टाइम, बेटर देन आयुर्वेदा आई थिंक। बेटर देन आयुर्वेदा। हम्म। तो वेटनरी की तरफ जाना चाहिए। हाँ, फीस थोड़ी ज़्यादा है अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट में भी बिकॉज यहाँ पर, बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, बहुत हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं, तो लेकिन अपॉर्चुनिटी भी बहुत सिलेक्टिव है। लेकिन एक चीज और हाँ। है यहाँ पर हम्म। निखिल जी, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं हम्म। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा भी है, एनआरआई कोटा भी है। हम्म। तो हाँ, ये, देखा है मैंने, जी, तो मथुरा में है। वेटनरी में मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा भी हाँ है। हाँ। तो आपको इसको अभी अनस्ट्रक्चर्ड है थोड़ा। अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन आपके लिए स्कोप है। हाँ। तो जो स्टूडेंट हैं, जो पेरेंट हैं, अगर उनके अभी सिंपल है मामला। अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी है, हाँ। तो अगर 7-7.5 लाख लगाना ही है हम्म। तो इट्स बेटर सरकारी में लगा लो। सरकारी में लगाइए, हम्म। ताकि आपको अच्छा सीखने का मौका फिर भी राइट राइट गाइडेंस वाली बात तो आई गई ना यहाँ पे भी। मिले। देखिए, राइट गाइडेंस की हाँ। जरूरत है। राइट गाइडेंस के लिए जो एक छोटी मामूली फीस आपसे ली जा रही है, उसका आपको 10 गुना रिटर्न मिलता है। आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट बिकॉज आई एम काउंसलर और मैं ये काम करता हूँ। मैं अगर एक पेरेंट के लिहाज से भी देखूँ, मैं आपको, चलिए मैं अपने फील्ड से बाहर बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं या अच्छे लॉयर के पास, राइट। चैट जीपीटी भी आपको बताता है, पर आप किसी अच्छे डॉक्टर या लॉयर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है, और उन्होंने आपके तरह के बहुत केसेस को देखा हुआ है, डील किया हुआ है। डील किया हुआ है। तो जो वो पास्ट एक्सपीरियंस है, उसके हाँ, जो प्रीवियस चेंजेस और उसके ड्रॉबैक्स नहीं मालूम ना आपको। उसके जो हाँ। छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हैं, आज का डेटा देख के आप काउंसलिंग कर सकते हो, जी, जो प्रीवियस बैड हैपेंस है वो आपको नहीं मालूम है। कि जो हाँ। पहले क्या ट्रेंड रहा है, क्या हो सकता है। छोटी सी मिस्टेक से फिर बहुत सारा फ्यूचर भी तो स्पॉइल होता है। हाँ। तो आपको अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहां पर भी अगर आप 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो 1% का आप ब्रोकरेज दे देते हैं, जो कि सिर्फ आपको प्रॉपर्टी दिखाता है, बताता है, और वो प्रॉपर्टी आप बाद में बेच भी सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा चीज है, एजुकेशन और करियर, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए अगर जिस भी ट्रैप पे फंस गए, जितना लंबा कोर्स हो उतना लंबा आपको फिर करना पड़ेगा उसी इंस्टीट्यूट से। इसीलिए अगर आप करियर को डिसाइड कर रहे हैं, उसमें अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका अगर 1% किसी वाइज मैन को दे रहे हैं, तो इट्स टोटली वर्थ। एट द एंड सबसे ज्यादा सर इम्पोर्टेंट है, या जो बच्चों के द्वारा या पेरेंट्स के द्वारा एक जो सबसे मेजर क्वेश्चन आता है वो ये है कि नीट में कितना सेट स्कोर होना चाहिए कि हमको नीट 2026 में सरकारी मेडिकल कॉलेज मिल जाए। देखिए, ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्कोर आपने पूछा, रैंक बताना बेहद आसान है कि 30,000 सेफ रैंक है, आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहे हैं, स्टेट्स के लिए थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन हाँ, स्कोर का सवाल है। आप अगर 24 और 25 को ये देखेंगे, तो जो वेरिएशन है वो 125 नंबर का है। पिछले साल वो 525 था और 2024 में 650। बहुत रैंडम चेंज। हाँ, तो ये स्कोर, लेकिन अगर आप मेरे से एक अनुमान कह रहे हैं कि मैं क्या प्रेडिक्ट करूं, तो मुझे लगता है कि शायद 575, क्योंकि दोनों के बीच के नंबर के आसपास में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट अब इस बार वेल प्रिपेयर्ड है, तो ये डेफिनेटली हो सकता है 575 580 के आसपास में रहे, जो कि एक सेफ स्कोर रहेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, इन सब के बच्चों के लिए। लेकिन जो डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, उनके लिए हाँ, सिंपल सब स्टेट कोटी की कट ऑफ वगैरह अलग जाती है। तो बच्चों को सबसे ज्यादा काउंसलिंग के टर्म्स में कौन कौन सी चीजों को फोकस करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या रिमाइंडर्स रखने चाहिए? देखिए, एक जो सबसे बड़ा चीज है वो है नोटिफिकेशन अलर्ट। हम आप इस बिजनेस में काम करते हैं, और मैं तो आपको बता रहा हूँ, ये मैं रोज कम से कम 4 घंटे पढ़ता हूँ, और मैं फोन भी सिर्फ जब काम होता है तभी,
अदरवाइज आज भी देखिए मेरे पास कोई फोन नहीं है, क्योंकि ये इतना डेडिकेशन डिमांड करता है और एक पेरेंट के लिए ये बड़ा मुश्किल है। कुछ स्टेट तो तेलंगाना, आंध्रा 12 घंटे के भी नोटिस में चॉइस फिलिंग करते हैं। हाँ, केरला, कर्नाटका लगातार बहुत सॉल्यूशन की लिस्ट खुलते हैं 24 घंटे 26 घंटे ऐसा। तो आपको जो है उस पर लगातार ऑन द टोज होना होता है। तो ये एक बड़ी चीज है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। तो अगर पेरेंट फ्री हैं और ये काम को कर सकते हैं तो कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है कॉलेज सिलेक्शन, क्योंकि आपके जो रैंक पे क्या क्या कॉलेजेस बन सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से, स्टेट कोटा से, ऊपर नीचे आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको पूरी गणित लगानी पड़ेगी कि अगर आप 15,000 रैंक पर लड़े हैं तो ऑल इंडिया कोटा से क्या क्या है, स्टेट कोटा से क्या क्या है, पहले राउंड में क्या मिल सकता है, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या, चौथे में क्या। भारत में कॉलेजेस का जो अप्रूवल है वो आखिरी दिन तक चलता रहता है, जब तक काउंसलिंग चलती तब तक अप्रूवल देता रहता है। तो आपको उसके ऊपर में भी लगातार नजर बनाए रखनी पड़ती है। तो अगर आप ये सारे पेन ले सकते हैं, डेफिनेटली रोज का अगर आप 2-3 घंटा इस पे डिवोट कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के लिए करना मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। तो अगर पेरेंट कर सकते हैं तो इसको कर सकते हैं। वो सिंसियरली कर पाएंगे। अगर वो सिंसियरली कर सकते हैं तो कर लें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और खास करके अगर आप कुछ स्पेशल कोटा जैसे फ्रीडम फाइटर, एनसीसी, डिफेंस, सब कैटेगरीज, हाँ, अगर ये कुछ कोटा भी आप रखते हैं तब तो आपको और बेहद एक डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी मेरिट लिस्ट की, कि मेरिट लिस्ट में, और खास करके उस कोटा के मेरिट लिस्ट में आप कहाँ खड़े हैं। जैसे हम लोग एनआरआई में करते हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए बेहद जरूरी है कि डॉक्यूमेंट्स उनके सब सही रहे। एक बेसिक चीजें भी, जैसे अगर कोई ईडब्ल्यूएस है वो बार वो कंफ्यूज होता रहता है, मैंने पिछले साल का बनाया हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट्स नहीं चलते हैं। साथ ही आपके आधार से ये लिंक नहीं है, यहाँ कुछ नाम अलग है वहाँ, तो ये सब चीजों को आपको दुरुस्त करना पड़ता है, नहीं तो आप थोड़ा परेशान हो। तो ये जो एश्योरेंस है, अगर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जहाँ आप जाके देखते हैं कि हाँ इनके पास पूरी इंटायर टीम है और एक चीजें ये लोग इंश्योर कर सकते हैं, तो आप उनके साथ चले जाएं। अगर आपको एक छोटी फीस में मिलता है, और अगर आप नहीं तो खुद से करना चाहते हैं तो कम्प्लीटली आपको टाइम देना। एक अभी रिसेंट में नोटिस आया था टाइम्स ऑफ इंडिया का, कुछ राज्यसभा में इस तरह का डिस्कशन हुआ कि 11,000 समथिंग को सीट एमबीबीएस में इंक्रीज होगी। तो देखिए कई कॉलेजेस हैं जो डेफिनेटली अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और वो इस साल तैयार होके आएंगे। गवर्नमेंट भी कॉलेजेस, कुछ कॉलेजेस तो बिहार में 2-3 अप्रूव हो गए हैं, तो डेफिनेटली आएंगे, वो लगातार आ रहे हैं। लेकिन 11,000 ऐसा अनुप्रिया पटेल ने एक ये रखा था राज्यसभा में कि पिछले 5 सालों में कितनी सीटें बढ़ी, 2026 में कितनी आएंगे, ऐसा कुछ उसमें नहीं था। तो उस नोटिस में, क्योंकि ये अभी से बता पाना संभव नहीं है और ये मिनिस्टर का काम नहीं है, ये काम है एनएमसी का, जो एमआरपी है उसका काम है कि कॉलेजेस को अप्रूवल कितने को देता है, इसमें कितनी सीट है, एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में कितनी बढ़ेगी। तो ये अभी कोई नंबर्स का बट इंक्रीज होंगी, लेकिन डेफिनेटली चूंकि अगर आप पिछले 5 साल चले जाए तो 5 साल में 45,000 सीटें बढ़ी, हर साल बढ़ी, 9,000 का तो एवरेज है गवर्नमेंट के टारगेट की। हाँ, तो आप ये समझिए कि ये तो सीटें बढ़ी। यूपी में भी इस बार बढ़ेंगी, यूपी इलेक्शन भी पास में, यूपी इलेक्शन पास में है और कई प्राइवेट कॉलेजेस तो रेडी हैं, वो ट्रिपल बी मॉडल पे चल रहे हैं और रेडी भी हैं कई प्राइवेट। मेरे जानने वालों के बहुत सारे कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन। अब जैसे एक एग्जांपल में डीजे मेडिकल कॉलेज है गाजियाबाद वाला, वो भी लगभग तैयार है, तो कुछ जरूर कॉलेजेस हैं। हाँ, अगर दिल्ली एनसीआर में आ जाएगा तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे लोगों के पास में अपॉर्चुनिटीज कम है। हाँ, डीजे आई थिंक जिनका डेंटल उन्हीं की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इसी डिस्कशन के साथ हम पॉडकास्ट को विराम देंगे और सर को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे टॉपिक्स पे डिस्कशन हुआ। एक सर ने बहुत फेयर ओपिनियन उस पर रखी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट्स के, पेरेंट्स के जो डाउट्स आते हैं हमें समझ में, वो मुझे लगता है सर ने बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत क्लैरिटी के साथ आंसर किया हुआ है।
कमेंट करके जरूर बताना कि कौन वाला क्वेश्चन आपका